तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से, यानी कि एक हम लोग बंद पृष्ठ ले लेते हैं, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वह उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, यानी उस पृष्ठ द्वारा अगर हम मान ले कुल जो आवेश है वो क्यू है, तो क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ε0 के। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस की प्रमेय, कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वह उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश क्यू है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस की प्रमेय है। तो इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेते हैं ए का, एक इस प्रकार से कुछ यहाँ पर हम लोग फिगर इसका ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं ओ, इस बिंदु से आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं पी, तो इसके बीच की दूरी क्या हो गई आर। तो यहाँ पर हम एक अल्पांश ले लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं, और यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव ले लिया है हमने, क्या ले लिया है, क्षेत्रफल अवयव ले लिया है इतने खंड का। तो यहाँ पर होगा क्या, बिंदु ओ द्वारा किसी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। मीन्स यहाँ पर बिंदु जो पी है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग मान लेते हैं क्या है, ई है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वेक्टर ई। तो इसी प्रकार से जो हमारा ये क्षेत्र अवयव है डी ए, जो क्षेत्र अवयव डी है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए होगा। अल्पांश क्षेत्रफल है इसलिए इसका क्षेत्र अवयव क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो इतने का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं डी ए। तो जो क्षेत्र अवयव डी ए है इसके द्वारा बिंदु ओ पर यहाँ पर एक घन कोण बनेगा, क्या बनेगा, घन कोण। तो उस घन कोण को हम लोग मान लेते हैं डी ओमेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर घन कोण, बिंदु ओ पर जो घन कोण बनेगा वो क्या है, डी ओमेगा है। लास्ट में यहाँ पर जो हमारा डी ए है और ई है इनके मध्य बनने वाले कोण को हम लोग कह देते हैं थीटा, क्या कह देते हैं, थीटा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बिंदु ओ के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा बिंदु O है यहाँ पर प्लस Q आवेश है, तो ये हमारा प्लस Q आवेश के कारण ही है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर आगे हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा क्षेत्र अवयव DA है इसके द्वारा बिंदु O पर अंतरित कोण डी ओमेगा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पता करेंगे जो DA होगा ना, इस पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट के लिए अगर पूरे के लिए फाई ई है तो इस अल्पांश क्षेत्र अवयव के लिए क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, तब जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, डी फाई ई है, तब डी ए द्वारा, कहाँ पर, डी ए द्वारा बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण क्या हो जाएगा। तो वहाँ पर अंतरित घन कोण, घन कोण जिसे हम लोग डी ओमेगा बोलते हैं, तो आंतरिक घन कोण क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ से हमारा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है आंतरिक घन कोण का, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर निकालेंगे डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हमने माना है डी ए से गुजरने वाला डी फाई ई, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी
फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के मध्य हमने डी फाई ई माना है, यहाँ पर वेक्टर ई और वेक्टर डी ए। तो यहाँ से हम एक सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए है, तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि हमने माना इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो क्या है? थीटा है। तो यहाँ तक इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर ई का मान रखते हैं। ई का मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से ई का मान रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट से ई का मान रखने पर। तो यहाँ पर हम लोग ई का मान रख देते हैं। तो ई का मान रखने पर क्या हो जाएगा? जब यहाँ ई का मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर ई की जगह रखा जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा डी ए कॉस थीटा सेम टू सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर डी फाई ई है और हमें क्या चाहिए गॉस की प्रमेय में? फाई ई, क्योंकि हमें प्रूफ करना है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसको हम लोग करते क्या है, फाई ई निकालने के लिए इसका समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन करने पर। तो यहाँ पर इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन लगाने के बाद होगा क्या, यहाँ पर ये डी फाई ई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई। क्या हो जाएगा? फाई ई। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, क्योंकि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जो हमारा है ये नियतांक की तरह काम करेगा, तो इसको बाहर ले लेंगे तो क्यू का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आ जाएगा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और अंदर क्या बचेगा? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से इस प्रकार हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग करते क्या है, जो हमारा डी ए कॉस थीटा है अपॉन आर वर्ग है ये बराबर है डी ओमेगा के। तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं। ये देखिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये किसके बराबर है? डी ओमेगा के। तो इसे इक्वेशन 2 कह देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड से। किससे? इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन सेकेंड से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो पेरेंट्स जिन्हें लगता है कि पढ़ाई की प्रोग्रेस इस साल रुक गई है, यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग इसका मान रख देते हैं। कहाँ से रखा? इक्वेशन सेकेंड से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा सेम टू सेम आ गया। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन साइन है ये बना रहेगा, क्योंकि हम लोग डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है? डी ओमेगा है। तो यहाँ से डी ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारा इंटीग्रेशन डी ओमेगा का होता है ये होता है 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई। आप लोगों को याद हो जाएगा कि डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4 पाई होता है। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? 4 पाई रख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और यही तो है हमारी गॉस की प्रमेय कि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो इस